हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा कि क्लास 12th के अकाउंटेंसी पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस हमसे इस बार एग्ज़ाम में पूछ सकता है। यानी कि आपने अगर देखा होगा तो मैंने सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर डिस्कस करा था अभी कुछ टाइम पहले, उसका पूरा पेपर पैटर्न तो आपने भी देख लिया होगा। अब हमको ये तो पता चल चुका है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चंस किस ऑर्डर में आते हैं और एक रफ पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो, चैप्टर्स रिवाइज़ करते हो, तो ये पता होना अब बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा या क्वेश्चंस में वो क्या तरह की ट्रिक अपनाएगा। तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में आपके साथ करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो जिस भी टॉपिक का होगा वो टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से 100% अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से करके जाना। तो देखो बच्चों, वीडियो शुरू करता हूँ सबसे पहले आपके साथ। जो चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इस चैप्टर की आप रफ वेटेज समझ लो 10 नंबर की है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है मेनली 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो जब आप पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को कवर करो या रिवाइज करो, तो इसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन की वैरायटी मुझे समझ आती है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है कि जिसमें आपको वो 2-3 ओमिशंस देता है कि हम कुछ ओमिशंस कर गए हैं, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी गलत करवा देता है। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर उसको डालना है एक पॉइंट, तो गारंटी का भी इसी के अंदर कवर कर लेगा। तो यानी कि आप एक इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करना पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, जिसमें 2-3 तरह के एरर्स होंगे और फिर आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। तो ये क्वेश्चन एक तो बिल्कुल बनता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो होता है जिसमें आपको बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनवाएगा। अब इसकी भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके जाना कि किस तरह से इनको हमें प्रिपेयर करना होता है, जिसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर वो थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट आपको कमीशन की कैलकुलेशन को लेकर कर सकते हैं, या जनरली बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं, रेट पर एनम दिया या नहीं दिया उसको इग्नोर मार देते हैं, तो वो इसी पर ट्रिक आपको करके दे सकते हैं। तो जब आप इस चैप्टर के बारे में रिवीजन करो तो आप ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करना या मेंटली प्रिपेयर रहना कि इस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखना है और ये टॉपिक पे तो हमको ज़्यादा फोकस करना है, राइट। इसके बाद देखो गुडविल के अंदर आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आएगा, अगर आता है तो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर आप जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड को ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से करके जाना। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर होता क्या है कि आपको इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी है, आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है और फॉर्मूला भी लगाना है। अब इसमें जो ट्रिक पॉइंट्स होंगे वो या तो कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर हो सकते हैं, तो उसको पूरा अच्छे से कवर करना, या फिर एवरेज प्रॉफिट को लेकर हो सकते हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट को निकालते समय कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिलावटें होंगी, एबनॉर्मल गेन लॉस, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको बस सतर्क रहना है कि इन चीज़ों को कैसे ट्रीट करके सही एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये हो गया आपका गुडविल का चैप्टर का क्वेश्चन। उसके बाद चेंज इन PSR चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो होता है जनरली वो होता है जिसमें आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है पार्टनर्स के बीच में। बाकी वो बाद में आपसे एक रिवाइज बैलेंस शीट बनवा सकता है अगर थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा हुई। अब इसमें जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपसे करवाएगा, तो कम से कम मेरे हिसाब से उसमें वो 4 पॉइंट ज़रूर कवर करवाएगा। एक आपको वो गुडविल देगा, एक आपको वो रिवैल्यूएशन का कुछ पॉइंट दे सकता है जो लॉस या गेन कुछ भी, लॉस या प्रॉफिट गेन कुछ भी हो सकता है। एक आपको वो फिक्टिशियस एसेट देगा, और साथ में हो सकता है वो आपको कोई एक रिजर्व दे दे, और इन 4 पॉइंट्स में वो आपको कह देगा कि मेरे को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो बड़ा ट्रेडिशनल और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना जब आप इस चैप्टर की रिविजन करोगे। इसके बाद आते हैं देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट होता है कि एक तो आएगा ही आएगा। अब इसका क्वेश्चन जो 2 मुझे बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं पहला लिखता हूँ, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। खाली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, इसमें देखो बड़े ध्यान से इस पूरे टॉपिक को अच्छे से करना। इसमें एक स्पेशल वैरायटी होती है कि आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल एंट्री वो देता है, राइट, और आपको उस जर्नल एंट्री की हेल्प से कहेगा रेशो फाइंड करो।
अब ये 3 नंबर का या 4 नंबर का बड़ा हॉट क्वेश्चन बन सकता है, तो 2-3 क्वेश्चन बुक में भी हैं, हमने भी डिस्कस करे हैं, तो आप इसको ज़रूर अपने रडार पर रखना। बाकी PFG के यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के सारे केसेस को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि 4 नंबर का खाली PFG का ही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी वेटेज बढ़ा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पता ही है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाएगा और कैपिटल अकाउंट बनवाएगा मेनली। अब इसमें दोनों ही पॉइंटों में बच्चे गलती क्या करते हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जो रिवैल्यूएशन के अंदर ट्रिकी पॉइंट्स हैं जितने भी, प्लीज़ उनको ज़रूर अच्छे से कवर करके जाना। जैसे ओवर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सारे रिवैल्यूएशन के ट्रिकी पॉइंट्स आपके साथ कवर भी कर लूँगा, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जो भी रिवैल्यूएशन के ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, जो आपको मुश्किल लगते हैं, उनको ज़रूर अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में ट्रिकी पॉइंट ज़रूर देगा। अच्छा, फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट में एज यू नो एडजस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें जैसे आप जानते हो जनरली 2 तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक में नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, एक में नए पार्टनर की कैपिटल आपको निकालनी पड़ती है। लेकिन कुछ बड़े ही ट्रिकी और स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पहले तो आपको नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करना है, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होगी, उसको फाइंड करना है, और फिर उसके बाद उसी के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। यानी कि ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस को लगाना पड़ेगा। तो ये भी आप अपने रडार पर रखना ये क्वेश्चन, और हमने ये डिस्कस भी कर रखा है। तो ये हो गया आपका एडमिशन। इसके बाद अगर रिटायरमेंट की बात करूँ, तो रिटायरमेंट भी ऑन द सेम लाइन्स ऑफ एडमिशन चलता है लगभग। इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं। छोटा क्वेश्चन अगर 3 नंबर तक का आएगा तो वो रेशियो पर बेस्ड आ सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगेन आपको कोई जर्नल एंट्री देगा, और खासकर गुडविल की एक ही ट्रिक है यहाँ पर, तो वो गुडविल की जर्नल एंट्री देगा और कहेगा रेशियो निकालो। तो गुडविल को इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कवर करना, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन एक बन सकता है। एंड सेम दूसरा बड़ा क्वेश्चन रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आपसे बनवाएगा, और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट के केसेस हैं, जिसमें मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जो एडजस्टमेंट का केस 3 है बेसिकली, जिसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को हम कैश दे रहे हैं और रिमेनिंग पार्टनर कैश ला रहे हैं इन सच प्रोपोर्शन कि उनका कैपिटल एडजस्ट हो जाए, वो वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से करना। और उसमें भी वो वाला केस तो और बेहतर इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोलता है कि लीविंग सम कैश बैलेंस सो एंड सो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने रडार पर ज़रूर रखना। बाकी थर्ड टॉपिक, क्योंकि डेथ में भी कवर हो जाता है, वो है लोन अकाउंट, यानी कि मैं डेथ में लिख देता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं, रिटायरमेंट में लोन और डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर। तो इसमें बस इन दोनों ही टॉपिक में एक चीज़ बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वो कई बार इंस्टॉलमेंट देगा कि हम हर 6 महीने में पे कर रहे हैं या हर 3 महीने में पे कर रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना। एनुअली इंस्टॉलमेंट तो पुराने ज़माने में दिया करता था सिंपल, अब वो हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट्स या 3 महीने में इंस्टॉलमेंट देगा क्वार्टरली वाली, ताकि बच्चा थोड़ा परेशान हो। तो उसको आप अपने रडार पर रखना, कैसे बनाना है वो ज़रूर इंपॉर्टेंटली देख कर जाना। अच्छा, डेथ की बात करते हैं, तो डेथ सब कुछ पैरेलल लाइंस पर चलता है, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। बस आप जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बाकी सारे ट्रीटमेंट तो सेम ही है, तो आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही नहीं है। बस शेयर ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से कैलकुलेट करना कि डेथ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसकी एंट्रीज़ क्या हैं, दोनों केसेस को थोड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व करके जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी सेक्शन 37 जो है वो भी एक बार ज़रूर कवर कर लेना, रिस्क ना लेना, बाय चांस उसका छोटा क्वेश्चन आ भी सकता है और कई बार पूछ सकता है, तो इसीलिए ये डेथ के अंदर आपको बस करना है मेन चीज़। उसके बाद देखो आपका है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का भी एक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट है, आएगा ही आएगा, वो फॉर श्योर है। अब कई बार होता है 6 नंबर का आ जाए, कई बार होता है 4 नंबर का आ जाए, कई बार होता है जर्नल आ जाए, कई बार होता है लेजर आ जाए, तो वो प्रिडिक्ट करना बस एक जुआ है, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। पर आपको टॉपिक की बात अगर मैं बताऊं तो ज़रूर रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसको तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें जितने केसेस हैं वो इसमें ज़रूर फंसाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। दूसरा, जो पार्टनर का लोन होता है, इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से कवर करके जाना,
कि अगर लाइबिलिटी में है तो क्या, एसेट में है तो क्या, सेटल कर दिया तो क्या, कुछ नहीं है तो क्या, मतलब पार्टनर के लोन से रिलेटेड हर चीज़ बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई क्या वो दे सकता है। अच्छा, अब तीसरा तो खैर टॉपिक कुछ नहीं है, इन दोनों को तो टॉपिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको जर्नल करने होते हैं इंडिविजुअल्स, वो भी करवा सकता है या लेजर भी करवा सकता है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो बैलेंस रखना डिसोल्यूशन के अंदर, लेकिन फोकस एरिया क्या रहेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से, सारे ट्रीटमेंट्स, सारे केसेस, पार्टनर का लोन बहुत अच्छे से, सारे केसेस, सारे ट्रीटमेंट, बाकी सब नॉर्मल है, एसेट लाइबिलिटी वो सब चीज़ें तो पूरे चैप्टर में कॉमन चलती हैं, तो इसमें आपको वो ज़्यादा फोकस करने की कहीं और अलग ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बच्चों इस साल सबसे ज़्यादा ट्रिकी आने की संभावना है। रीज़न है क्योंकि सैम्पल पेपर में भी इसके क्वेश्चन ट्रिकी थे, वेटेज भी इसकी सबसे ज़्यादा है, पहले वेटेज थोड़ा कम होती थी, अब वेटेज भी इसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में देखो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छे से करनी है। सबसे पहले तो अपनी पकड़ बनाओ प्रोराटा पर, कि प्रोराटा की वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, और वो भी प्रोराटा अकेला नहीं, यानी कि एक ऐसे शेयर होल्डर के साथ जिसके शेयर्स फोरफीट भी हो रहे हैं। तो प्रोराटा कैटेगरी वाले शेयर होल्डर के शेयर जब फोरफीट होते हैं, सबसे पहले तो उस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सी बारीकी पॉइंट्स हैं। अगर वो प्रीमियम दे देता है तो कैसे हमें प्रीमियम को एडजस्ट करना है, वो सब बारीकियाँ सबसे पहले तो टिप्स पर होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि शेयर्स के अंदर जो बैलेंस शीट के इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। रट तो लोगे लेकिन जितना बेहतर समझ पाओगे उतना इम्पॉर्टेंट है। अब सीबीएसई के सैम्पल पेपर में देखो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करा था जिसमें बैलेंस शीट गिवन थी और बैलेंस शीट की फिगर्स को देखकर हमें एनालाइज करना था कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने शेयर फोरफीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बैलेंस शीट पर अपनी पकड़ बहुत अच्छे से जमा लेना कि किस एंट्री से या किस चीज़ से, कॉल्स इन अरियर से, कॉल्स इन एडवांस से, शेयर फोरफीट से, शेयर री इशू से बैलेंस शीट कैसे अफेक्ट होती है। तो वो इंपॉर्टेंट बहुत है, इस पर ज़्यादा फोकस करना, राइट। और बाकी तो बस अगर मैं बोलूँ तो सिंपल टॉपिक है, उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड किस तरह का बनता है, या तो फोरफीचर और रीइशू वाले केसेस होते हैं, ठीक है, वो मुझे फिर भी आसान लगते हैं कई बार, लेकिन कुछ बच्चों को वो मुश्किल लगते हैं जिसमें खाली फोरफीचर और रीइशू करना है। बाकी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है जनरली जो बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें पूरी फुल स्टोरी होती है कि पहले शेयर्स इशू हुए और उसके बाद एक दो बदमाशों ने पैसे नहीं दिए, उसके बाद एक के शेयर फोरफीट हो गए या दो के शेयर फोरफीट हो गए, बाद में रीइशू हो गए, कैपिटल रिजर्व निकाल दो। तो वो तो आप प्रैक्टिस के लिए रखना, लेकिन फोकस एरिया मैं पहले ही बता रहा हूँ किस पर रखना है। देखो प्रोराटा वाले बदमाश के शेयर फोरफीट होंगे, वो फोकस एरिया है, और बैलेंस शीट्स के इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर्स में तब आप सेफ रहोगे। सेम गोज विद डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स में बैलेंस शीट वैसी नहीं आती इफेक्ट वाली, लेकिन हाँ डिबेंचर्स के भी आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला जो केस है, यानी कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, उसमें बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है लॉस को लेकर कि लॉस ऑन इशू क्या से निकलता है या हम उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैलकुलेट कैसे करना है, उन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा फोकस करना। इशू को बेसिक्स पर मत करना, वो तो सेम है शेयर्स की तरह, और इशू पे मुझे नहीं लगता आपसे कुछ पूछेगा भी। बाकी थोड़ा सा अगर देखना है तो कोलैटरल आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, ये भी एग्जाम में कई बार 3 नंबर का आ जाता है, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कोलैटरल में कैसी करनी है। बाकी सब कुछ इसमें नॉर्मल है, राइट ऑफ करना तो एक सिंपल चीज़ें, लेकिन फोकस एरिया आपको इन दो पर ही ज़्यादा रखना है अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो। उसके बाद बच्चों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लग रही है तो, अन्यथा आपकी चॉइस है। अब जो लास्ट आपकी बुक है उसमें पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसमें तो देखो इम्पॉर्टेंट सिर्फ बोलूँ तो क्या बोलूँ, आपको बैलेंस शीट के अच्छे से हेड्स और उनके अंदर के सब हेड्स तो रटे होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करके जाना, और एक दो चीज़ें बच्चे छोड़ देते हैं वो मत छोड़ना। एक ऑपरेटिंग साइकिल, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना। एक है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़, इसके एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना, एंड कैपिटल कमिटमेंट्स, ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और हो सकता है इसमें छोटा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ P&L के किसी हेड की प्रिपरेशन से रिलेटेड आ जाए, खासकर शुरू के 3 हेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो पूछ सकता है क्योंकि उसका फॉर्मूला है, या चेंज इन इन्वेंट्री वाला। मेनली ये दोनों में
पूछ सकता है। तो थोड़ा सा अपना मतलब इन दोनों पॉइंटों को पीएनएल में ज़्यादा फोकस करना, बाकी बैलेंस शीट के तो सारे हेड्स, सब हेड्स और एग्जाम्पल बिल्कुल घोटे मार के रख लेना, उसमें कोई स्कोप ही नहीं, 3 नंबर शॉर्ट है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस जो है वो तो सिर्फ एक थ्योरी चैप्टर है, उसको रीड कर लेना। उसमें एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल जो हम करते हैं कंपैरिजन, उसका क्या डिफरेंस है, बस वो एक पढ़ लेना। वैसे तो पूरा चैप्टर थ्योरी है, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बात करें टूल्स की, टूल्स के अंदर आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज 2 स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। अब मेरे हिसाब से तो जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और वो भी जो सैम्पल पेपर में भी था और अब तो बिल्कुल ही पैटर्न लग रहा है मुझे, यही आने लग रहा है, जिसमें A B C D 4 कॉलम होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, और आपको वो मिसिंग वैल्यूज़ देता है, कोई एक चीज़ दे देगा और कहेगा बाकी निकालो। तो इस तरह से जो ड्रामा वाला होता है, बस उन क्वेश्चन को अच्छे से कर जाओ, वो कर लिए तो नॉर्मल तो कर ही लोगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मस्ट है 100%, और उसके अंदर ये वाला जिसमें ABCD में से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और एक आपको फाइंड करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखो रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में इस चैप्टर में मैं आपको प्रो टिप ये दे रहा हूँ, इस चैप्टर को जब भी खोलना ना, लास्ट से रिवाइज करना। इसकी तो ये प्रो टिप आपके लिए सबसे पहले यही लिख लो, क्योंकि जब शुरू से रिवाइज करते हैं ना तो करंट रेशियो तो सबको याद है गली मोहल्ले में, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी बारीकियाँ क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके फॉर्मूले सुनाओ तो बस सिट्टी बिट्टी गुल। तो चैप्टर को इसको लास्ट से रिवाइज करना, और इसमें इंपॉर्टेंस भी यही है कि इसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। तो अगर आपको फोकस करना है ना तो प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर रेशियो उस पर ज़्यादा करना, और बाकी तो खैर आपको पता ही है, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार हर रेशियो के जितने भी हैं बुक में ज़रूर एक तो ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़ नहीं सकते। उसमें कम नंबर या ज़्यादा नंबर, कोई भी नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद है देखो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जानते हो 3 तरह की एक्टिविटीज़ है, राइट? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगर आपको कंप्लीट कैश फ्लो बनाना है तो उनका एक ट्रेडिशनल फिक्स होता है, एक एडजस्टमेंट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देंगे, एसेट अकाउंट की, वो लगभग तय रहता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वो जनरली या तो डिविडेंड से संबंधित एक एडजस्टमेंट देंगे, टैक्स हो गया, हालांकि टैक्स तो चलो ऑपरेटिंग में लिख देता हूँ, मतलब जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एडजस्टमेंट होती है वो एक देंगे। तो ये 3-4 एडजस्टमेंट फिक्स हैं लगभग, एक एसेट से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड से रिलेटेड, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवा लेंगे, ठीक है। तो मेन तो ये तीनों एडजस्टमेंट पर फोकस करना है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब आपको जो फॉर्मेटिंग है खासकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, उसको ज़रूर लर्न करके जाना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं, आप जानते हो कैश फ्लो के अंदर तो सारा एक फ्लो है, पूरा स्टेटमेंट तीनों ही एक्टिविटीज़ को मिलाकर बनता है। लेकिन हाँ, हर एक्टिविटी में अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट अकाउंट अच्छे से सीख जाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपसे लोन्स या शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें करवा सकता है, लेकिन डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट के रूप में, उसको ज़रा फोकस कर लेना, और इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप इसमें सीधा बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थ्योरी में इसमें ज़रूर हाँ एक बार देख जाना, कई बार इसमें थ्योरी क्वेश्चन में बच्चों का 1 नंबर कटा है, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। तो इसकी जो थ्योरी होती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी एक्टिविटी है आइडेंटिफाई करने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के बुक के 3-4 इलस्ट्रेशन उसी पर बेस्ड हैं, एक बार ज़रूर उसको अपने रडार पर रखना। तो अब आप अपनी तैयारी में इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या पूरी वीडियो अगर ध्यान से सुनिए तो नोट कर लेना, इन्हें इनकॉर्पोरेट करके पढ़ना। हर चैप्टर को जब रिवाइज करो तो आपको मैं मतलब यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है और क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता ही होगा, और आप खुद फिर ये स्ट्रक्चर फॉलो करके मॉक पेपर की प्रैक्टिस करके देखना। आई एम 100% श्योर कि ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आज की वीडियो में हमें बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी। बाकी अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आऊँगा। तब तक नॉर्मल अपनी पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें, और मुलाकात करूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहें और स्वस्थ रहें।